हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स को समझा था और उस कुछ फंडामेंटल फोर्सेस को देखा था। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जो कि है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और डायमेंशन के यूज़ हम क्यों करते हैं ये सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हमारा होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिन्हें हम किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, जो कि हमारा नंबर्स होता है, और सेकेंड पार्ट हमारा यूनिट होता है कि हम देखते हैं उस यूनिट में हम देखते हैं कि वो हमारा क्या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है और उसका हम किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो वेट को ही ले लें, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ वेट आता है। तो उसका अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एज्यूम करें 40 kg है, तो 40 हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हो जाएगा, और किलोग्राम जो है तो हमारे यूनिट्स आ जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी को डिनोट करने के लिए हमें दो चीज़ों का नीड होता है, जो हमारा एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो, और दूसरा उसका यूनिट। उसी तरह स्पीड में भी हमारा वही है, 30 km/h। 30 हमारा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो हमारा पर किलोमीटर पर आवर है वो हमारी यूनिट ऑफ स्पीड है। इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ होते हैं वो किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते, और इनका जो नंबर्स है वो 7 है। और जितने भी और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इस प्रकार है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम लेंथ को मीटर से मेज़र करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो एम है। मास को हम किलोग्राम से, और इसका जो यूनिट है, जो इसका सिंबल है वो kg है। और टाइम को हम सेकंड से मेज़र करते हैं, इसका सिंबल सेकंड होता है। और टेम्परेचर को केल्विन से मेज़र किया जाता है, और इसका यूनिट के होता है, सिंबल के है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से मेज़र करते हैं, इसका सिंबल ए है। और लुमिनस इंटेंसिटी जो हमारा लाइट होता है उसे हम कैंडला से मेज़र करते हैं, और इससे हम सीडी के सिंबल से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है उसके हम क्वांटिटीज़ को जब भी हम मेज़र करते हैं उसे हम मोल में मेज़र करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो MOL मोल होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स का यूज़ होता है उन्हीं यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, और वो हमारे यूनिट्स वो भी हमारे 7 ही हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये हमारे वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे ही फुली डिपेंड होते हैं। जिसमें एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारा एरिया, जिसे हम मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और एरिया इक्वल टू हमारा लेंथ इंटू ब्रेड होता है। तो एरिया में हम लेंथ को ही मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्लेन सरफेस का हम एरिया डिफाइन करते हैं। उसी तरह हमारा एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा लेंथ तो ब्रेथ इनटू हाइट होता है, और यह भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही डिपेंड करता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एक्सेलरेशन, प्रेशर, सरफेस टेंशन, और जितने भी अदर हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे वो सभी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव किए होंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद हमारा जो अगला क्वांटिटीज़ आता है वो हमारे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो हमारे दो तरह के होते हैं। जो पहला प्लेन एंगल, या सिंपली इन्हें हम एंगल के नाम से जानते हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन से मेज़र करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टीरेडियन से। एंगल से तो हम सभी पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन जो हमारा सॉलिड एंगल है उसे समझने के लिए आप कोन को इमेजिन कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट से अगर आप इन दो लाइंस को निकालते हैं, और ये हमारा 3D ज्योमेट्री के जैसा आप इसे समझ सकते हो, जिसमें हमारा हाइट भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला हमारा होता है थीटा इक्वल टू एरिया अपॉन R²। एरिया में हमारा ये जो कोण है
उसके ऊपर जो हमारा एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है उसका एरिया हो जाता है, और आर इक्वल टू आर हमारा जो रेडियस है, जो इसका हमारा रेडियस होगा वही हमारा आर में होगा। तो इसे हम डिफ्रेंशिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। आगे हम डिफ्रेंशिएशन को भी जानेंगे। चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो हमारे यूनिट्स है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यूनिट को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को कौन डिसाइड करता है। तो इन सभी के यूनिट्स को डिसाइड करने के लिए एक कम्युनिटी है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो हमारे यूनिट्स को डिफाइन करती है। हमारे कई तरह के जो यूनिट्स के सिस्टम आप पढ़ चुके होंगे, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी तरह पहले कई सारे यूनिट्स थे। हमारे इंडिया में भी कई सारे मेजरमेंट के लिए कई सिस्टम बनाए गए थे। आपने गज, बीघा ये सभी का नाम सुना ही होगा। इन सभी से पहले हमारा मेजरमेंट किया जाता था। किसी भी एरिया को मेज़र करने के लिए हमारा गज और बीघा का यूज़ किया जाता था। तो इसी प्रकार से हर जगह कई सारे सिस्टम बने हुए थे जिनसे मेज़र किया जाता था। इससे बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, और अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आता तो उसे ये मेजरमेंट सिस्टम समझ में नहीं आता था। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए एक मेजरमेंट सिस्टम डिसाइड किया गया जो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। इसे पूरे वर्ल्ड में इसी SI सिस्टम से इसका यूज़ करके ही पूरे जो हमारी मेजरमेंट किया जाता है। अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाओ, आप लेंथ को मेज़र करने के लिए आपका मीटर का यूज़ किया जाता है, और मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम, टाइम को सेकंड, इन सभी का यूज़ किया जाता है। और इंग्लिश में और कई सारे सिस्टम थे जैसे CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से मेज़र किया जाता था, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड से मेज़र किया जाता था। तो यूनिट्स के बाद हमारे आते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस हमारे होते क्या हैं? तो सिंपली जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं उन्हीं को हम पावर के रूप में डिनोट करते हैं, और इन्हीं का यूज़ करके हम डायमेंशनल फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हमें लेंथ का मेज़र करना रहता है तो हम इसे रियल रूप में, जो हमारे इसका बेस रूप था उसे हम L के रूप में डिनोट करते हैं, और मास को M के रूप में डिनोट किया जाता है, और टाइम को T, टेम्परेचर को K और थीटा से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को A, इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। तो इन सभी को हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब इन सिंबल्स को रखते हैं तो इन्हीं के पावर को हम डायमेंशंस के नाम से जानते हैं। डायमेंशन के यूज़ भी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को देख लेते हैं। अभी ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में नहीं आएंगी, तो आप इन्हें सिंपली याद कर सकते हो, और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो हम एरिया का डायमेंशन को देखते हैं। तो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर होता है। तो किसी भी डायमेंशन को हम उसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं और उसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे एरिया को अगर हम देखें तो एरिया हमारा लेंथ तो ब्रेथ होता है। तो अगर बेस रूप में अगर देखें तो लेंथ और ब्रेथ हमारा सेम ही है, क्योंकि दोनों हमारा लेंथ ही होता है। तो इसे हम L स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और इसका जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा वो हमारा L स्क्वायर होता है। और मेनली इसे हम MLT के M, L और T के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारा M नहीं है और हमारा जो लेंथ है वही सिर्फ है, और टाइम का भी देखें तो हमारे इसमें टाइम भी नहीं है। तो इसका जो एरिया का जो हमारा डायमेंशन होगा वो हमारा सिर्फ L स्क्वायर होगा। और उसके बाद हम वॉल्यूम को भी देखते हैं। तो वॉल्यूम का भी हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो इसे भी हम L क्यूब के से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मीटर जो हमारा ये है वो भी हमारा लेंथ ही है। नेक्स्ट हम डेंसिटी को अगर हम देखें तो इसमें हमारा मास बाय वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। तो मास को हम M से डिनोट करेंगे, जो कि इसका बेस रूप है, और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम जो हमारा अभी वॉल्यूम का डायमेंशन हमारा L क्यूब निकला था, उसे ही हम L क्यूब से ही लिख के यहाँ डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो हमारा M का पावर 1, L का पावर माइनस क्यूब, क्योंकि L को हम अगर इससे ऊपर इस डिवाइडेंड के ऊपर ले जाते हैं तो हमारा जो हमारा L क्यूब था पॉजिटिव में था वो ऊपर जाकर हमारा माइनस में हो जाता है। तो इसी तरह हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो M का पावर 1 और L का पावर -3 हो जाएगा। देन हम समझे वेलोसिटी को, हम समझते हैं। तो वेलोसिटी का जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक लेंथ ही है, और टाइम हमारा T से डिनोट किया जाता है।
तो जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल और टी का पावर -1 होगा। टी को भी हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका अभी कुछ पावर है 1 है, इसका पावर हम 1 जब भी ये हमारा नीचे रहता है तो इसका पावर हमारा 1 होता है, लेकिन हम जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हमारा -1 हो जाएगा। ये सभी ये छोटी छोटी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, जिसे आप घात और घातांक बोल सकते हो। जो हमारे फॉर्मूले 10th में जो हमारे फॉर्मूले थे उन्हीं के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती है। फाइनली जो हमारा वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1 के रूप में होगा। नेक्स्ट हम अगर स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर और टाइम को सेकंड से मेज़र करते हैं। इसका जो हमारी स्पीड का यूनिट होता है वो हमारा मीटर पर सेकंड होता है। इसके यूनिट से भी हम इसे निकाल सकते हैं, जैसे इसमें हमारा मास नहीं है तो मास का जो हमारा पावर होगा वो 0 होगा, और एल क्योंकि हमारे इसमें लेंथ है तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एम का पावर 0, एल और टी का पावर -1 होगा, क्योंकि टाइम को हम इसमें भी ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे जो फाइनली जो हमारा फार्मूला निकलता है वो LT-1 होता है। और इसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसमें भी हमारा वही होगा, वेलोसिटी को हम वेलोसिटी का जो हमारा यूनिट होता है वह मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें भी हमारा वही लिखा हुआ है, जैसे हम मीटर को ऊपर और इसे हम मीटर को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो इसलिए हम सेकंड को नीचे लिखते हैं। और जो हमारा चेंज इन टाइम होता है उसे हम एस सेकंड से डिनोट करते हैं, तो उसे भी हम नीचे लिखेंगे। तो जिससे हमारा टाइम हमारा 2 गुना हो जाता है। टाइम को हम t² लिख सकते हैं और मीटर को m लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m का पावर 0, l t का पावर -2 होगा। m का पावर 0 इसलिए क्योंकि इसमें हमारा एक्सेलरेशन में हमारा मास नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल g, जो कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसे हमने क्लास 9th में देखा ही था। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा LT का पावर -2, क्योंकि ये भी हमारा एक एक्सेलरेशन ही है। उसके बाद हमारा आता है फोर्स। और फोर्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास को हम kg से डिनोट करते हैं, kg से मेज़र करते हैं, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो जो इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m का पावर 1 और LT t का पावर -1 होगा, क्योंकि जो हमारे इसमें टाइम होगा वह नीचे है, और अगर फिर से इसे ऊपर ले जाए तो हमारा t का पावर -1 आ जाता है। उसी तरह हमारा आता है नेक्स्ट आता है वर्क का फार्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। हमने पिछले 10th क्लास तक में हमने फोर्स इंटू इसका फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ा था, लेकिन अब आगे हम इसे अच्छे से जानेंगे। और इसका फार्मूला अब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो हमारा ML का पावर -2 होगा। फोर्स का जो हमारा फार्मूला है वो, और डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ है तो उसका जो हमारा डायमेंशन होता है वो L है। फाइनली इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो ML² T -2। तो इसी तरह से हमारे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका डायमेंशनल फार्मूला हमें याद रखने पड़ते हैं, जैसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इम्पल्स, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी जिसका फार्मूला 1/T होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और इसी तरह हमारा आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेन जो हमारा होता है वह डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद हमारा आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारी चीज़ें आप इन क्लास 11th के चैप्टर्स में पढ़ोगे। उसके बाद हमारा होता है सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि हमारे 12th का पोर्शन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें 12th में कवर करेंगे। तो इन सभी के डायमेंशनल फार्मूलाज को आप याद कर सकते हो। एक चीज़ ये कि किसी भी कोई भी हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन उसका डायमेंशन लेस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें स्ट्रेन को, तो इसका जो हमारा यूनिट होता है वह ΔL/L इसका फार्मूला होता है। तो जो हमारा लेंथ होगा वो हमारा इसमें कट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है वह इसका नहीं होता है, और स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इसी तरह मेरे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका यूनिट्स तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे जो कांस्टेंट होते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट्स, इसी तरह हमारे कई सारे कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है। तो हम देखते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांस्टेंट जो हमारा एक कांस्टेंट है उसे हम देखते हैं, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है c/b, जिसमें c हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है जो हमारा एक मीडियम है, और जो हमारा v है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो इसका जो हमारा जो डायमेंशन होगा वह इस प्रकार होगा। तो जो हमारा स्पीड होता है उसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि लेंथ मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं और सेकंड को टाइम से। तो उसी प्रकार भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को भी हम उसी टाइप से डिनोट करते हैं L/T सब के टाइप में, जिससे कि हम इस सभी को अगर हम देखें तो L से L हमारा कट जाता है और T से T, तो जिसकी वजह से जो हमारे इफेक्टिव इंडेक्स है वो भी हमारा डायमेंशन लेस होता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखते हैं तो यह हमारा इसमें जो है वो हमारा डायमेंशन लेस नहीं होता है। देखते हैं जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वह F = Gm1m2/r² होता है, जिसमें G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m1 और m2 मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और r जो हमारा उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह होता है। तो जिससे हम इस फार्मूला से हम G का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका फार्मूला निकालते हैं। तो F को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो F r² हो जाता है, और जो हमारा इसके नीचे आ जाता है वह m1 × m2 होता है, तो जिसकी वजह से हमारा फार्मूला हो जाता है G = F r² m1 × m2। और इसका डायमेंशन अगर हम देखें तो इसका डायमेंशन m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻⁻2 होता है। इसी की तरह हमारे कई सारे और क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन हमारा m⁻1 L⁻² और T⁻⁻1 होता है। और उसके बाद हमारे कई सारे और कांस्टेंट जैसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट को आप क्लास 12th और 11th में पूरी तरह पढ़ोगे। इसमें हमारा नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उन दोनों का यूनिट्स तो होता है, लेकिन उन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। वो दोनों जो हमारे दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ है और दोनों हमारा डायमेंशन लेस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एरर्स इन मेजरमेंट और डायमेंशंस के यूजेस, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन अनदर वीडियोज़। तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो।